क्या पुलिस से पब्लिक को डरना चाहिए? आम जनता को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, पुलिस से नहीं बल्कि अपने का मतलब कानून का डर होना चाहिए। जी। पुलिस के प्रति लोगों में बहुत सारी शिकायतें रहती है। मैं भी इंस्टा वगैरह खोलता हूँ तो सर बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है या उल्टा कार्रवाई कर रही है हमारे ऊपर। देखिए, ये आपका कहना कुछ हद तक सही है और पुलिस का काम ही यही है कि पुलिस के पास कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेके जाता है तो वो भरोसे के साथ जा रहा है। वो एक भरोसे के साथ जा रहा है कि उसके साथ किसी ने अन्याय किया या किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की या उसके साथ मारपीट की या उसके साथ चीटिंग की, तो उसकी सुनने वाला कौन है? पुलिस। दफ़ा ऐसी भी होती है कि कई लोग ऐसे भी हैं कि जो खुद ही चीटिंग करते हैं, जी। चीटिंग करके खुद पहले आ जाते हैं और कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो सर यहाँ चाकूबाजी जैसी जो घटना है बहुत बड़ी चुनौती है, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि हम लोग पहले अनसक्सेस को दिमाग में रखते हैं, जी। असफलता तो कहीं नहीं मिल जाएगी। सर विपरीत परिस्थिति में खुद को कैसे बैलेंस? देखिए, अब सबसे पहले तो अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए। ज़िंदगी कभी भी सीधे रास्ते की कभी किसी की बनी ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इंटरव्यू सेगमेंट। आज हमारे साथ 2012 बैच के आईपीएस रजनीश सिंह सर हैं, जो हमारे बिलासपुर जिले के पुलिस कप्तान हैं। तो आज हम सर के साथ तो बात करेंगे, सर के बारे में जानेंगे, सर की जर्नी के बारे में जानेंगे और बिलासपुर के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। सर प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कि मैं रजनीश सिंह आईपीएस हूँ। 2012 में मुझे आईपीएस का बैच मिला है। इंडक्शन मेरा 2017 में हुआ है और 95 मैंने पीएससी दी थी। 94 में मैंने एमएससी किया और 1 साल तैयारी की। 95 में मैंने पीएससी दी, जिसकी ज्वाइनिंग हुई हम लोगों की 97 में। तो 97 स्टेट पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया और उसके बाद फिर सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड जो मेरा था वो जगदलपुर बस्तर में, जबकि मध्य प्रदेश हुआ करता था। रायपुर में एडिशनल एसपी सिटी की पोस्टिंग में रहा, एसपी एटीएस रहा, फिर एसपी एंटी करप्शन ब्यूरो में पोस्टिंग रही और उसके बाद धमतरी एसपी करीब 2 साल मेरा कार्यकाल था और नारायणपुर पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग पीएचक्यू में रही और पीएचक्यू के बाद अभी पिछले 2 साल, लगभग 1.5 साल हो गए हैं और बिलासपुर में मैं एसएसपी के पद पर हूँ। सर आप अविभाजित मध्य प्रदेश के अधिकारी रहे हैं, तो क्या लगता है सर 97 में क्या चुनौतियां थी आपके लिए और अभी क्या क्या चुनौतियां हैं? देखिए, जब हम लोग 97 में हम लोग ज्वाइन किए थे, उस समय मध्य प्रदेश था और छत्तीसगढ़ को बहुत शांत एरिया माना जाता रहा है और उस समय भी यही माना जाता था। मध्य प्रदेश में अचानक से आकस्मिक कई घटनाएं होती थी, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हैं, बहुत से जघन्य अपराध भी होते थे। ऐसे कई शहर हैं जहाँ पर कि चाहे वो ग्वालियर हो, इंदौर हो, भोपाल हो, सागर हो और कई ऐसे वहाँ पर क्रिमिनल गैंग्स का भी ऑपरेट करती हैं। लेकिन ऐसा छत्तीसगढ़ में बहुत कम देखा जाता था। लेकिन जब स्टेट बना और एक नक्सल जो प्रॉब्लम था वो तो था ही, उस समय भी था, हम लोग सुनते थे और उस चीज़ को फील भी करते थे। चूँकि छत्तीसगढ़ में ही मेरी पढ़ाई हुई है, मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं हुआ है। लेकिन प्रेजेंट आज की डेट में, आज प्रेजेंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो पुलिस सर्विस जो है वो थोड़ी चैलेंजिंग है और यहाँ भी नए अपराध, चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, चाहे वो माफिया जैसे आप देखते होंगे कि ज़मीनों पर को लेकर बहुत ज़्यादा इसमें लोग इन्वॉल्व हो गए हैं और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे कई अपराध हैं। फिर साइबर फ्रॉड में आप देख रहे हैं जितनी जितनी चोरी नकबजनी से लोगों को नहीं प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि साइबर फ्रॉड से करोड़ों रुपए लोगों के लूट लिए जाते हैं। तो वो एक चैलेंज पुलिस का समय के साथ बढ़ा है और छत्तीसगढ़ में भी उसी प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं। आप डॉक्टर बनने वाले थे, पीएमटी में आप असफल हो गए, फिर आपका पुलिस का जर्नी कैसे हुआ?
ये सही है कि जैसे एक समय था जबकि घर में अगर दो भाई हैं तो उसमें एक डॉक्टर के लिए प्रेफर करते थे और एक इंजीनियर के लिए। जी और ज़्यादातर उस समय ऐसा भी बहुत ऐसा नहीं रहता था कि मतलब कोई दबाव है, लेकिन फिर भी एक एक ये माना जाता था कि परिवार में ये एक चाहत होती थी कि अगर घर में किसी ने, मेरा भाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है और मैंने बायो लिया, तो मैंने मेडिकल का एग्ज़ाम दिया पीएमटी का, और मैं फेल हो गया पीएमटी में। जी तो फिर उसी समय से मैंने छोड़ दिया कि नहीं, मुझे अब इसमें, और उस समय ही ये डिसाइड किया था कि निश्चित रूप से मुझे पुलिस सर्विस में जाना है। जी कुछ ऐसे वाकया भी हुए थे कि मेरे मामा थे जो सीआरपीएफ में पंजाब में सर्विस में थे, वहाँ पर उनकी शहादत हुई और कई आतंकवादियों को उन्होंने ढेर किया था। जी तो बहुत ही बहादुर और बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफिसर थे, जिनके बॉडी को खुद कंधा केपीएस गिल साहब ने दिया था बनारस में। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो वो आए थे वहाँ। तो हाँ, कई चीज़ें ऐसी रहती हैं सोसाइटी में, जब आप देखते हैं कि हमको करने को बहुत कुछ मिलेगा, तो आपका वो डायरेक्शन होता है। तो इसलिए मैंने उस दिन से अपनी एक दिमाग में रख लिया था। वर्दी के प्रति एक जुनून था। एक जुनून जुनून बोलिए, और एक मतलब एक ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा मैं सेवा भाव, और मैं बिल्कुल निश्चित रूप से जो हमें अधिकार दिए जाते हैं, जो भी एक शासकीय सेवक को, और फिर तो ये भारतीय पुलिस सेवा है और चाहे राज्य पुलिस सेवा है, आपको जनता की सेवा करने का अधिकार है और आपका कर्तव्य भी है। और तो निश्चित रूप से जब भी आप ऐसी सर्विस में आते हैं तो आपको ये सब करना पड़ता है। सर आप कम्युनिटी पुलिसिंग तो बहुत अच्छे तरीके से कर ही रहे हैं, लेकिन सर अभी भी देखा जाता है कि पुलिस के प्रति लोगों में बहुत सारी शिकायतें रहती है। मैं भी इंस्टा वगैरह खोलता हूँ तो सर बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है या उल्टा कार्रवाई कर रही है हमारे ऊपर। तो सर इसको किस तरीके से आप। देखिए, ये आपका कहना कुछ हद तक सही है, और पुलिस का काम ही यही है कि पुलिस के पास कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेके जाता है तो वो भरोसे के साथ जा रहा है। वो एक भरोसे के साथ जा रहा है कि उसके साथ किसी ने अन्याय किया, या किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की, या उसके साथ मारपीट की, या उसके साथ चीटिंग की, तो उसकी सुनने वाला कौन है? पुलिस। पुलिस यानी कि पुलिस के इस गौरवशाली वर्दी के स्वरूप में एक सरकार, शासन, तो उसकी सुनवाई बहुत ज़रूरी है। और उसकी सुनवाई होने पर निश्चित रूप से उसको एक भरोसा होता है कि हाँ, मेरा साथ देने वाला कोई है। जी तो उसकी उसकी सुनना बहुत ज़रूरी है। ऐसी शिकायतों को हम लोग तत्काल त्वरित कार्रवाई के लिए करते हैं और जांच के लिए लिखते हैं। जी बात ये भी होती है इसमें, कई दफ़ा ऐसी भी होती है कि कई लोग ऐसे भी हैं कि जो खुद ही चीटिंग करते हैं, जी चीटिंग करके खुद पहले आ जाते हैं और कंप्लेन कर रहे होते हैं। जी ऐसे लोग भी बार बार शिकायतें करते हैं। तो जी इसमें हम लोगों को ये जरूर देखना चाहिए कि वास्तव में उनकी शिकायतें, और इसको बड़ा ही कानून में क्लासिफाइड किया हुआ है कि यदि कोई कंप्लेन ऐसी होती है जिसमें कि कोई धोखाधड़ी की शिकायत है, तो उसको एक बार वेरीफाई कर लें, एक बार प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लें। जी लेकिन जब मारपीट अगर किसी के साथ हुई है तो उसके साथ दिख रही है मारपीट, जी उसके साथ मारपीट हुई रखी है, उसके साथ चोट लगी हुई है, जी तो वो दिखाई दे रहा है, तो जी उसको तो इमीडिएट उसमें कार्रवाई करना ही चाहिए। जी उसमें तत्काल उसका मुलाहिजा कराना चाहिए, मेडिकल उसका कराना चाहिए, उसमें कार्रवाई करना चाहिए। तो ऐसी कोई शिकायत आती है तो वो गंभीरता से हम लोग लेते हैं और उसमें कार्रवाई के लिए बोलते सर आपके अंदर में लगभग 3,000 पुलिसकर्मी हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं सर। हैं। हम लोग देखिए, उन्हीं पुलिस कर्मियों के ही काम करने से, और ये काम पूरे ज़िले में हो रहा है, तो उन सबके वेलफेयर का भी वो करना, उनके डिसिप्लिन का को देखना, उनको सुपरवाइज करना, थानों में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, जो आम लोगों की हमारे पर फेथ है, हमसे ये उनकी आवश्यकता है कि हम उनके केसेस में अच्छे से जांच करें, इस सबको सुपरवाइज करने के लिए हमारे ढेर सारे अधिकारी हैं। जी इस ज़िले में करीब 4 एडिशनल एसपी हैं
और 10 या 12 DYSP रैंक के अफसर हैं और 22-23 हमारे इंस्पेक्टर हैं और बाकी उसी के नीचे में जो भी चेन ऑफ कमांड है हमारी, वो उसमें अधिकारी कर्मचारी हैं। तो सभी के सहयोग से पूरी पुलिस, पूरे जिले की पुलिस बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है, अपना बेहतर एफर्ट दे रही है और निश्चित रूप से उसका आउटकम कई क्षेत्रों में आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। सर, प्रदेश का ये दूसरा सबसे बड़ा जिला है और क्राइम के पर्पस से देखते हैं तो भी दूसरा जिला है। तो सर, यहाँ चाकूबाजी जैसी जो घटना है बहुत बड़ी चुनौती है, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपको अगर ईयर वाइज मैं बताऊं तो 2023 की तुलना में 24 में ये घटनाओं में कमी आई है। मर्डर बढ़े हैं, मर्डर केसेस में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर अगर 30 मर्डर हुए हैं अभी 30 जून तक, एक साल में, 1 जनवरी से अभी तक, तो उसमें करीब 21 मामले ऐसे हैं जिसमें कि सडन प्रोवोकेशन में पति ने पत्नी को मार दिया। ऐसे 6 केसेस हैं। और वैसे ही चाचा ने भतीजे को मार दिया, भतीजे ने चाचा को मार दिया। तो मतलब ये पारिवारिक रिलेशन वाले मर्डर हैं, उसमें कहीं कोई पहले शिकायत नहीं थी। हाँ, उसमें जो 8-9 मर्डर ऐसे हैं जिसमें जमीन विवाद को लेकर, जिसमें कोई पुरानी रंजिश को लेकर, वो उसमें हम लोगों ने मतलब हमारी पुलिस को और प्रोएक्टिव होने के ऐसे अपराधों में जरूरत है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा लूट के केसेस हैं, जस्ट हाफ हैं पिछले वर्ष की तुलना में। अगर आप आंकड़े देखेंगे, हत्या के प्रयास जो हैं ये भी गंभीर अपराध है, उसमें भी काफी कमी है। इसके अलावा इसके नकबजनी और चोरी के मामलों में भी काफी कमी है। साइबर फ्रॉड में जो ये अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये हत्या का प्रयास, लूट का घटना या ऐसे नशे के कारण ज्यादातर होते रहे। चाकूबाजी की घटना में भी कमी है। तो ये जो जागरूकता कार्यक्रम है, जो हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम करते हैं, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट है। इसके अलावा पुलिस के द्वारा लगातार स्ट्रीट ऑपरेशन, स्ट्रीट के तहत विजुअल पुलिसिंग आप देखते होंगे, रात में 8 से 12 पे रेगुलर चेकिंग, ऐसे जो भी अड्डेबाजी है, गुंडागर्दी है, बदमाशी है, इनकी चेकिंग होती है। तो इसके कारण से अपराधों में हम कमी लाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक बात है रेप केसेस की, उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल। कई ऐसे उसमें मोर देन 60% ऐसे केसेस हैं जिसमें कि लिव इन रिलेशन में लड़का और लड़की रहें या जो भी उनके द्वारा कंप्लेन की गई है, तो उसमें FIR रजिस्टर्ड की गई। और सर, मैं इससे पहले भी 1-2 बार आपके ऑफिस आया तो मैं देखता हूँ श्रीमद् भागवत गीता की किताब आपके वहाँ टेबल पे रखी रहती है। तो सर, स्टूडेंट जो हैं, यूथ जो है, श्रीमद् भागवत गीता से क्या कुछ सीख सकते हैं? ये एक बहुत मतलब जीवन के प्रबंधन के लिए बहुत अच्छी किताब है। इसमें किसी भी ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जो किसी एक धर्म, समुदाय इसको दिखाता हो। ये दिखाता है जीवन की सच्चाई को, जीवन को कैसे जिया जाए। भगवान कृष्ण भी हमारे ही जैसे इस संसार में पैदा हुए और उन्होंने ये ज्ञान दिया, क्योंकि वो महापुरुष थे और उन्होंने एज ए महापुरुष अर्जुन को ज्ञान दिया। अगर वो सिर्फ युद्ध के लिए ज्ञान था तो आज प्रासंगिक नहीं होता, लेकिन वो वास्तव में जो युद्ध हमारे भीतर होता है, जो हमारे भीतर अच्छे और बुरे चीज़ों के प्रति होता है, कि हमारे थॉट पॉजिटिव एंड निगेटिव जिसको बोलते हैं हम लोग आजकल की भाषा में, तो हर व्यक्ति के भीतर पॉजिटिव एंड निगेटिव थॉट आते हैं। और जब वो पॉजिटिव थॉट जो है वो नेगेटिव थॉट पे विजय प्राप्त करता है, तो वो आप युद्ध जीत जाते हो महाभारत का। तो सेम यही चीज़ है। तो हर युवा को यही सोचना चाहिए कि उसके भीतर ये महाभारत का युद्ध हो रहा है, और स्पेशली जब वो बुरी चीज़ों में, बुरी संगति में फंसता है, तो ये मान के चलिए कि उसके भीतर के जो कौरव हैं या जो निगेटिविटी है वो जीत रही है, और उसको कैसे हराना है अपनी विल पावर से, अपनी स्ट्रॉन्ग विल से, ऐसे चीज़ों पर उसको विजयी होना पड़ता है। हाँ सर, मैं जनरली स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो अभी मैं देखता हूँ सर, बच्चे लोग जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीटें बहुत कम रहती है, तो ऐसे बच्चे से आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? दरअसल हम लोग क्या होता है कि मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि हम लोग पहले अनसक्सेस को दिमाग में रखते हैं। असफलता तो कहीं नहीं मिल जाएगी। हम इतनी सीटें हैं,
मान लीजिए कि 200 सीटें हैं, जी तो हम 200 सीट का कैलकुलेशन करने लग जाते हैं कि इतने कैंडिडेट, इतने ये, और फिर वहीं हम आधा अपने हथियार वहीं डाल देते हैं। जी हमको वो सीट तो देखना ही नहीं है, हमको तो एक सीट चाहिए, जी उस पे हमको भिड़ना है जी और पूरा अपना 100% डिलीवर कर देना जी है। ये मान के चलना है कि सामने शेर है जी और उसको कैसे हमको हराना है। जी तो वो सारी चीजें, या सामने मौत है जी या सामने कोई अपना एक लक्ष्य है, उसको कैसे हमको जीतना है, जी। तो इस तरीके से आप जीत सकते हो। सर आपके साथ भी हुआ था कि आप जब टीएमटी में असफल हुए थे, असफलता आदमी को हरा देते हैं, तो आप कैसे ओवरकम किए थे उस चीज को? बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत अच्छा अपना 12th में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे उस साल में। मुझे लगा था कि मैं पीएमटी में सेलेक्ट हो जाऊंगा, जी तो मैंने एग्जाम भी बहुत अच्छे से दिया, बट थोड़ा उसमें मैं कोचिंग वगैरह कुछ नहीं किया था, मुझे निगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो कई ऐसे क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस मैंने कर डाले, जी जो कि जिसके कारण से गलत 3-4 नंबर कम रह गए थे। जी और जो मेरा दोस्त था उसका आराम से हो गया था, उसने करीब 60% क्वेश्चन किए थे, मैंने 70 to 80% क्वेश्चन कर लिए थे। जी तो ये सब चीज़ें, कई ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत फिसड्डी थे या हम बहुत कम अपने आप को आंक लें। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसी आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कि आपको थोड़ा सा ये सारी चीज़ें भी करना है कि टाइम मैनेजमेंट करना है, क्वेश्चन को कैसे लगाना है, टाइम को बचाना कैसे है, और फिर बाद में उसको सोच के अच्छे से करना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो असफलता एक ऐसा पर्याय नहीं है कि उसके बाद सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जी हमने दूसरा रास्ता खोला और आज हम यहाँ पर हैं। वो सर आप असफलता नहीं मिलती तो शायद आज यहाँ नहीं रहते। सर आप पुलिस बने या डॉक्टर, इलाज दोनों जगह करने हैं आपको, वहाँ पैसे मरीजों का, यहाँ अपराधियों का। दोनों चीजें, मैं वही बता रहा हूँ कि फिर भगवान की ये जो गीता का ही सार है कि इस दुनिया में जब भी जो भी पैदा होता है, जी उसका मुख्य जीवन का उद्देश्य ही सेवा है, जी सर्विस है। जी आप देख लीजिए, हम लोगों की सर्विस के साथ भी जुड़ा हुआ है जी भारतीय पुलिस सेवा, जी राज्य पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जी जितनी भी इंजीनियरिंग सेवा जी है ना, जी वो सर्विसेज ही है। जी आप सब जो भी कर रहे हो, आप लोगों की सेवा कर रहे हो, सोसाइटी जी की सेवा कर रहे हो। अभी बोले जी ना, यूथ के लिए आप क्या बताना चाहिए। तो हम लोगों का एक ही जीवन का एक भाव है कि वो सेवा करना है, तो जी। निश्चित रूप से उसमें ही अपने आप को लगाना चाहिए। सर विपरीत परिस्थिति में खुद को कैसे बैलेंस? देखिए, अब सबसे पहले तो अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए। जी जिंदगी कभी भी सीधे रास्ते की कभी किसी की बनी ही नहीं। जी आपको, आपके जीवन में जब तक संघर्ष नहीं आएगा तब तक आपको आनंद, नहीं है। सुख का भी नहीं आएगा। आप जब तक कि साइकिल का आनंद नहीं लोगे जी तब तक आपको स्कूटर का आनंद नहीं आएगा। तो वही चीज़ है जीवन में। हम डायरेक्ट यदि हम बैठ जाते हैं किस पे, प्लेन में, जी और नीचे की चीज़ें जब बाद में प्लेन नहीं मिलता है, या फिर मेरे कहने का मतलब है एक सुविधा, अगर सुविधा के साथ हम जीवन शुरू करते हैं, जी तो कहीं भी अगर सुविधा का अभाव होगा, आपकी लग्जरी का अभाव होगा, तो आप टूट जाएंगे। जी तो अपने आप को स्ट्रगल करिए। आप देखते होंगे कि कई जो बड़े बड़े घरानों के बच्चे हैं, वो भी सुपरस्टार। नीचे से शुरू करते हैं कि हम भी वहाँ से शुरू करें, जिससे कि हम अपने एम्प्लॉय की परेशानियों को, वो किस तरीके से मेहनत करता है, तब जाके उसके साथ वो न्याय जी करते हैं। वैसे ही है इस जीवन का भी है कि जीवन में संघर्ष आएंगे, कष्ट आएंगे, उसको हम लोग किस तरीके से उसको कम करके आगे बढ़ जाएं। और ये सब चीज़ें तो अपने ही कर्मों का फल है। ये एक तो कर्मा के सिद्धांत हैं, जो जी। अपने ही कर्मों का कोई चीज़ ऐसा रहता है जो सामने आता है, बट बहुत अच्छे से इसको हम निकाल सकते हैं। स्ट्रगल के बाद जो सक्सेस मिलती है उसका मजा ही कुछ और। उसका मजा ही कुछ और। सर क्या पुलिस से पब्लिक को डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आम जनता को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। पुलिस से नहीं, बल्कि अपने का मतलब कानून का डर होना चाहिए। जी और कानून का डर अपराधियों में होना चाहिए। जो कानून पसंद हैं, आम नागरिक हैं, जी उसको तो हर समय पुलिस के साथ मिलजुल कर, उसको अच्छी पॉजिटिव सलाह देकर, जी उनको इस तरीके से रहना चाहिए। पुलिस से कभी डरने की आवश्यकता ही नहीं। जी। कानून का डर अपराधियों में होना चाहिए। सर आप 97 बैच के ऑफिसर हैं और आप इतने फिट हैं, यंग हैं, स्मार्ट, हैंडसम हैं। सर आपके फिटनेस का क्या राज है? बुरा ना माने तो मैं जान सकता हूँ आप कितने नहीं, साल के? हम लोग खुश रहते हैं। 52 मेरी है जी ना। और काम करने मतलब
देखिए, जब आप मेरे लिए अगर आप पूछेंगे तो पुलिस की सर्विस से अच्छी कोई भी सर्विस नहीं है। जी। मैं अपनी सर्विस को और ये हमारी एक तरीके से मदर के समान है। जी। और मदर के साथ आप सभी जानते हैं कि कितना, मतलब उससे प्रिय तो कोई हो ही नहीं सकता। जी। तो इसलिए हमेशा आप प्रसन्न रहिए, अपने काम को 100% करिए जी। और थोड़ा बहुत अपने आप को मेडिटेशन वगैरह करके आप रह सकते हैं। सर एक इस वर्दी के लिए क्या-क्या त्यागना पड़ता है? सुनने में आता है कि सर एक आईपीएस ऑफिसर रात में सोते नहीं, काफ़ी चैलेंजिंग जॉब रहता है। देखिए, पुलिस की नौकरी ही चैलेंजिंग है और निश्चित रूप से 24/7 की है। कोई भी व्यक्ति कभी भी परेशानी में आ सकता है। उसको ऐसा नहीं है कि नहीं अभी रात हो रहा है, 12 बज रहा है तो उसको समस्या नहीं आ सकती, उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। जी। तो वो तो आपको कॉल करेगा। जी। और मेरे पास रात में कम से कम हर रोज़ कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन की हमें रात में 1-2 कॉल नहीं आते हैं। जी। लेकिन इस तरीके से अपने आप को ढाल लिया और ईश्वर की कृपा है कि वो कॉल सुन के संबंधित को बता के उसमें कार्रवाई करा के फिर से नींद लग जाती है। ऐसा नहीं कि नींद टूट जाए तो फिर सोते नहीं। जी। तो 24 घंटे की नौकरी है, जी। बिल्कुल है, और उसको हमने ही एक्सेप्ट किया। जी। हम ही नौकरी में आए थे, जी। है ना? तो बहुत सहर्ष रूप से, हृदय से स्वीकार करते हैं, आभारी हैं इस सरकार के शासन के कि हमें ये अवसर मिला है। एज ए सीनियर पुलिस ऑफिसर मैं देखता हूँ सर, आप कोई भी आपको व्हाट्सअप आता है, इवन मैंने भी कई एक बार आपको व्हाट्सअप करा है, विद इन सेकंड आप देखते हैं, रिप्लाई करते हैं हुँ। प्रॉपर। तो ऐसा कैसे टाइम? जिस भरोसे के साथ कोई व्यक्ति मुझे चाहे अपनी समस्या को लिख के भेज रहा है, चाहे अपनी उत्सुकता को लिख के भेज रहा है, वो आदमी चैन से बैठ ही नहीं सकता उसका आंसर दिए बगैर। जी। तो इसलिए इसको देना बहुत ज़रूरी है। जी। हालाँकि बहुत से ऐसे कई इन्फॉर्मेटिव रहते हैं तो उसको नहीं देख पाता हूँ जी। मैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें करीब करीब 286 नोटिफ़िकेशन पेंडिंग है। तो जो मैं देखता हूँ कि जिसमें अर्जेंट होगा, कई जी। बार उसमें ऊपर से दिख जाता है कि क्या है। जी। सर अंत में हम चाहेंगे हमारे यूथ से आप क्या अपील कुछ करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उन युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा जो किसी न किसी कारणवश, चाहे वो नशे के कारण हो, चाहे सडन प्रोवोकेशन के कारण हो, चाहे अन्य कारणों से किसी भी गंभीर अपराध में, वो हत्या है, हत्या का प्रयास है या फिर लूट, डकैती, चोरी, नकबजनी, ऐसे किसी भी अपराध में वो जब शामिल होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी ताउम्र जेल में बीतती है। जी। और वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है, वो एक बस समय काटना है। तो ऐसा कोई भी काम ना करें, उन युवाओं से विशेषकर जो नशे और इसके आदी हैं और गलत रास्ते पे चल रहे हैं। अपना रास्ता इमीडिएट बदल लें, क्योंकि आप ही के साथ का एक युवा पढ़ लिख कर या अन्य कोई व्यवसाय में आकर, चाहे वो कोई बिजनेस कर रहा हो या फिर किसी नौकरी में चला गया हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसका एक जीवन का एक स्तर है और गुणवत्ता के रूप के तुलना में आपसे बहुत बेहतर है। आप सिर्फ जी रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्षेत्र में, मोहल्ले में कुछ 10 लोग जानते हैं कि मेरी दादागिरी चलती है, मेरी गुंडागर्दी चलती है, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं है। लोग हो सकता है थोड़ा बहुत डर के मारे कि क्यों क्यों लगें, लेकिन पुलिस जब चाहे तब आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो इन सब रास्तों से बचें और एक अच्छा जीवन जिएँ, अच्छी मुख्यधारा में रहकर बेहतर तरीके से रहें। तो मैं आप सभी से अपील करूँगा। नंबर दूसरा, ऐसे युवाओं से जो कि अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, अपना बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लग जाएँ। सबसे पहले एक संकल्प लें कि उन्हें करना क्या है, उन्हें बनना क्या है और फिर उसमें अपना 100% दें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज के इस माहौल में, इस वातावरण में बहुत से ऐसे चांसेस हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा करने का अवसर मिल सकता है। मेरी सभी युवाओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। सर मेरे चैनल का नाम सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्र है। तो सर हमारे व्यूअर्स के लिए सक्सेस और हैप्पीनेस का क्या मंत्र आप देना चाहेंगे? तो आपके चैनल का नाम ही इतना प्यारा है, इतना पॉजिटिव है, सक्सेस एंड हैप्पीनेस, तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि इनके चैनल को जैसे ही आप खोलेंगे तो आपके भीतर एक एक यही करंट जाएगी सक्सेस की और हैप्पीनेस की। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? मैं आपको, आपके चैनल को, आपके व्यूअर्स को, सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ
और बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ें जीवन में, एक अच्छा करियर चुनें। टेक केयर। थैंक यू।